पर भूमंडलीकरण का प्रभाव विषय पर बात करना चाहती हूँ। यह विषय बीए के सेमेस्टर 4 के पाठ्यक्रम में शामिल है। इसके माध्यम से छात्रों को हिंदी भाषा पर भूमंडलीकरण के प्रभाव को समझने में सहूलियत मिलेगी। भूमंडलीकरण के दौर में हिंदी की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि उसने अपना विकास स्वयं अपने बल पर तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप ढाल कर किया है। हिंदी की पहुंच आज देश के बड़े भूभाग में है। वर्तमान बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा भी हिंदी की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। उनका उत्पाद उपभोक्ताओं के हाथों में पहुंचाने के लिए हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका है। विदेशों में हिंदी का प्रचार व प्रसार के लिए भारतीय सिनेमा व दूरदर्शन का पर्याप्त योगदान रहा है। वर्तमान भारत विश्व की उभरती हुई शक्ति है, अतः विदेशी यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, समाज, अर्थव्यवस्था एवं भाषा के संबंध में जिज्ञासु हैं। वर्तमान में भारत से बाहर विश्व में 100 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी की विधिवत शिक्षा प्रदान की जाती है। भूमंडलीकरण के साथ साथ हिंदी भी विश्व भर में विस्तृत हो रही है। विश्व भर में आयोजित होने के वाले हिंदी सम्मेलनों ने हिंदी के प्रचार के लिए अनेक उपाय सुझाए हैं। इसने संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाओं में हिंदी को भी स्थान दिलवाने का प्रयास किया है, क्योंकि आज हिंदी एक विश्वव्यापी भाषा बन गई है। आज के भाषा संकट को इस रूप में देखा जा रहा है कि भारतीय भाषाओं के समक्ष उच्चरित रूप भर बनकर रह जाने का खतरा उपस्थित है, क्योंकि संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण उत्तर आधुनिक माध्यम टीवी अपने विज्ञापनों से लेकर करोड़पति बनाने वाले अतिशय लोकप्रिय कार्यक्रमों तक में हिंदी में बोलता भर है, लिखता अंग्रेजी में ही है। इसके बावजूद यह सच है कि इसी माध्यम के सहारे हिंदी अखिल भारतीय ही नहीं बल्कि वैश्विक विस्तार के नए आयाम छू रही है। विज्ञापनों की भाषा और प्रमोशन वीडियो की भाषा के रूप में सामने आने वाली हिंदी शुद्धतावादियों को भले ही न पच रही हो, युवा वर्ग ने उसे देश भर में अपने सक्रिय भाषा कोश में शामिल कर लिया है। इसे हिंदी के संदर्भ में संचार माध्यम की बड़ी देन कहा जा सकता है। भूमंडलीकरण के दौर में आर्थिक संबंधों में हुए परिवर्तन ने जनसंचार माध्यमों को व्यापक तौर पर प्रभावित किया है। जनसंचार माध्यमों का विकास भूमंडलीकरण के पश्चात जिस गति से हुआ, उतना पिछले 200 वर्षों में नहीं हुआ था। आज पत्रकारिता एवं जनसंचार माध्यमों के लिए एक ही संज्ञा मीडिया हो गई है। इसके अंतर्गत पत्र पत्रिकाएं, टीवी, रेडियो, फिल्में सभी समाहित हैं। जनसंचार माध्यमों के बहुविध विकास ने हिंदी भाषा को सर्वाधिक प्रभावित किया है। आज जितने जनसंचार के माध्यम हैं, लगभग हिंदी के उतने ही रूप देखने में आ रहे हैं। जनसंचार माध्यमों द्वारा प्रयुक्त की जा रही हिंदी से इसे व्यवहार में लाने वाले लोग ही चकित हैं, और ये सवाल इनके दिलो दिमाग को मथने लगा है कि क्या यही हिंदी है या फिर हमारी हिंदी ऐसी ही होनी चाहिए। जनसंचार माध्यम जिस हिंदी का व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें देखकर यही लगता है कि हिंदी उर्दू या संस्कृत मिली होगी, या फिर अंग्रेजी के शब्दों का सहारा लेकर ही हम सूचनाओं, विचारों का आदान प्रदान करेंगे। कम से कम वर्तमान परिदृश्य को देखकर तो यही लगता है कि हिंदी के पास अपनी शब्दावली नहीं है और इसे अपनी बात कहने, संप्रेषित करने के लिए उधार के शब्द लेने ही होंगे। यह बात थोड़ी राहत देने वाली कही जा सकती है,
कि जब जन भाषाओं से शब्द जनसंचार माध्यमों में लिए जाते हैं तो हिंदी समृद्ध होती है। जनसंचार माध्यमों द्वारा वर्तनियों के प्रयोग में भी असावधानी बरती जाती है, जो अराजकता की निशानी है। मुद्रित जनसंचार माध्यमों में चलने वाला हाउस स्टाइल ऐसी अराजकता के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है। अमेरिका, अमेरिका, अर्जेंटीना, अर्जेंटाइना, उड़ीसा, ओडिशा जैसे उदाहरण इसकी पुष्टि करते हैं। सत्ताधारी भी अंग्रेजी के प्रति ज़्यादा उदार रहे हैं, लेकिन टीवी चैनलों के आगमन से हिंदी का महत्व बढ़ा और हिंदी चैनल लाभ देने वाले सिद्ध हुए। संचार माध्यमों के संदर्भ में हिंदी पर विचार करने से सहज ही स्पष्ट होता है कि हिंदी भाषा के सामर्थ्य में अतिशय वृद्धि हुई है। संचार माध्यम यदि आज के आदमी को पूरी दुनिया से जोड़ते हैं तो ये ऐसा भाषा के द्वारा ही करते हैं। अतः जनसंचार की संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का सशक्त विकास हिंदी के उज्जवल भविष्य का परिचायक है। संचार माध्यम की भाषा ने जनभाषा का रूप धारण करके व्यापक जन स्वीकृति हासिल की है। अनेक पौराणिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, पारिवारिक, जासूसी, वैज्ञानिक और हास्य प्रधान धारावाहिकों का प्रदर्शन विभिन्न चैनलों पर जिस हिंदी में किया जा रहा है उसके माध्यम से व्यावहारिक भाषा रूपों को सहज ही जन स्वीकृति प्राप्त हो रही है। एक वाक्य में कहा जा सकता है कि संचार माध्यमों के कारण हिंदी में भारतीय ही नहीं वैश्विक स्वीकृति भी प्राप्त हो रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक हिंदी दुनिया में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा थी, परंतु आज स्थिति यह है कि वह दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बन गई है। हिंदी के इस वैश्विक विस्तार का बड़ा श्रेय भूमंडलीकरण को दिया जा सकता है। हिंदी के इस आधुनिक रूप विस्तार के मूल में यह तथ्य निहित है कि गतिशीलता हिंदी का बुनियादी चरित्र है और हिंदी अपनी लचीली प्रकृति के कारण स्वयं को सामाजिक आवश्यकता के रूप में स्थापित कर रही है। बाजारीकरण ने आर्थिक उदारीकरण, सूचना क्रांति तथा जीवन शैली के वैश्वीकरण की जो स्थितियां जनता के सामने रखी, इसमें संदेह नहीं कि इस प्रक्रिया के माध्यम से हिंदी भाषा के विकास के पथ प्रशस्त हुए। बाजारीकरण के साथ विकसित होती हुई हिंदी की अभिव्यक्ति क्षमता भारतीयता के साथ जुड़ी हुई है। उल्लेखनीय है कि आधुनिक संदर्भों में ढलती हुई हिंदी में आज की भारतीय परिवार और सामाजिक संरचना का प्रभाव वैसा ही बना हुआ है। इसका अभिप्राय यह है कि हिंदी का यह नया रूप बाजार सापेक्ष होते हुए भी भारतीय संस्कृति से निरपेक्ष नहीं है। संचार माध्यमों की हिंदी अंग्रेजी और अंग्रेजियत की छाया से मुक्त होने के प्रयासों के साथ साथ अपनी जड़ों से भीतर ही भीतर जुड़ने की कोशिशों के साथ सर्वथा नवीन विकास को प्राप्त कर रही है। सच कहें तो भूमंडलीकरण का युग सभी स्तरों पर अंतर मिश्रण का युग है। एक सामाजिक ऐतिहासिक परिघटना के रूप में भूमंडलीकरण का आविर्भाव संचार और पूंजी की दोहरी भूमिकाओं के नाते संभव हुआ है। इसलिए विज्ञान प्रौद्योगिकी एक तरफ, वाणिज्य व्यापार दूसरी तरफ, दो बिल्कुल भिन्न प्रक्रियाओं का अंतर मिश्रण उसके बुनियाद में है। सूचना और पूंजी ने मिलकर राष्ट्रों, बाजारों, संस्कृतियों, भाषाओं की सीमाएं तोड़ दी हैं। उनमें परस्पर आदान प्रदान की नई परिस्थितियां उत्पन्न की हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि भाषा का प्रश्न व्यापक है। उसकी व्याप्ति बाजार, शिक्षण, मीडिया, संस्कृति,
यानी समाज के सभी क्षेत्रों में है जहाँ मानव व्यवहार घटित होता है। इसमें भी संदेह नहीं कि मानव व्यवहार से उत्पन्न परिस्थितियों में ही भाषा का अस्तित्व और विकास होता है। इसलिए हर नई परिस्थिति भाषा के सामने नई चुनौतियां और अवसर पेश करती हैं। उन लोगों से पूर्णतः सहमत होना कठिन है जो यह मानते हैं कि भूमंडलीकरण भाषाओं के विलोप के लिए दोषी है। जहाँ तक भूमंडलीकरण के दौर में भाषाओं की स्थिति का प्रश्न है, तो उसकी चुनौतियाँ भी पूंजी और संचार की परस्पर विरोधी भूमिका से तय होती है तथा उसकी संभावनाएं भी। भूमंडलीकरण के दौर में पूंजी की सत्ता नियामक हो गई है, यह उसके समर्थक भी मानते हैं और आलोचक भी। आज के विश्व बाजार में पिछड़े देशों की पूंजी विकसित देशों की कंपनियां खरीद रही हैं। भाषा और संस्कृति में भी इसका प्रतिफलन दिखाई देता है। विश्व बाजार की भाषा अंग्रेजी में हजारों नए हिंदी शब्दों ने प्रवेश किया है, जिन्हें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में स्थान मिल चुका है। इससे हिंदी के विश्व भाषा बनने के रास्ते में मदद ही मिलती है। भाषाओं का यह अंतर मिश्रण हमें बताता है कि हिंदी में भी शब्दों के प्रवेश को लेकर संचय और शुद्धता की रक्षणशीलता भावनाएं बहुत उपादेय नहीं हैं। बाजार और भाषा का परस्पर संबंध एक और तथ्य से स्पष्ट होता है। 2007 में जिन दिनों कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हिंदी की पढ़ाई बंद करने पर यहाँ अवसाद छाया था, उन्हीं दिनों समाचार आया कि चीन की बीजिंग यूनिवर्सिटी में हिंदी पाठ्यक्रम के लिए इतनी भीड़ है कि विभाग छोटा पड़ रहा है। यहाँ यह उल्लेख आवश्यक है कि 2006 में चीन के साथ भारत का व्यापार 20 अरब डॉलर पार कर गया था। अतः हिंदी सेवियों को यह विश्वास करना चाहिए कि आज हिंदी केवल अभाव की नहीं, समृद्धि की भाषा है। विश्व बाजार में बढ़ती हुई हैसियत के साथ भारत और चीन की भाषाओं का सम्मान भी जुड़ा है। समृद्धि के साथ भाषा के संबंध को यांत्रिक या अतिरंजित रूप में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी की भी एक भूमिका है। वर्तमान विश्व में संचार क्रांति का नेतृत्व और एकाधिकार अंग्रेजी भाषी समाजों के हाथ में है। इसलिए आर्थिक रूप से उन समाजों के मुखापेक्षी शासक वर्ग अपने यहाँ भी अंग्रेजियत का सांस्कृतिक माहौल बनाने का प्रयास करते हैं। हिंग्लिश के नाम से जिस प्रयोग को हम चिंतापूर्वक जानते हैं, वह उसी का एक रूप है। जी न्यूज़, नवभारत टाइम्स और राष्ट्रीय सहारा में ऐसे कृत्रिम प्रयोग सर्वप्रथम सामने आए। इन प्रयोगों से घबराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। शब्दों के मिश्रण से भाषा को नुकसान नहीं होता। भाषा प्रवाह में कुछ प्रदूषण जरूर आ जाता है, उसे सचेत रूप में दूर करने का दायित्व बुद्धिजीवी अपना सकते हैं। स्वभावतः तकनीक और प्रौद्योगिकी से भाषा पर आने वाले खतरे के प्रति भ्रामक दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। भाषा और तकनीक दोनों मनुष्य की रचना है, मानव अस्तित्व के नियामक को प्रकट करते हैं। इसलिए भाषा और तकनीक में युद्ध नहीं है, भाषा बाजार और तकनीक से संबद्ध है। भूमंडलीकरण बाजार और तकनीक का परिणाम है। स्वभावतः भूमंडलीकरण की प्रक्रिया से भाषा का विकास संबद्ध होता है। इसलिए भूमंडलीकरण के साथ भाषा की नई संभावनाएं भी प्रकट हुई हैं और नई टकराहटें भी। आधुनिक तकनीकी क्रांति का पहला दौर टेलीफोन से टेलीविज़न तक का विकास लाया। उसका वर्तमान दौर इंटरनेट लाया है। रीतिकाल के
उत्तरवर्ती दौर में छोटे छोटे असंख्य दरबारों ने भाषा को जैसा अराजक रूप दिया था, उससे भी ज़्यादा विभिन्नता वर्तमान दौर की प्रौद्योगिकी ने संभव की है। हालांकि यह उसका पहला चरण है, अभी उसके मुक्तिदायी सकारात्मक परिणाम अधिक स्पष्ट होंगे। भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप विश्व साहित्य की अवधारणा प्रस्तावित हुई। वहीं ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के विद्यार्थियों और कर्मचारियों पर नस्ली हमले बताते हैं कि श्रम बाजार में प्रतिस्पर्धा ही नहीं, आशंका भी व्याप्त है, जिसकी अभिव्यक्ति संकीर्णता और असहिष्णुता की प्रवृत्तियों में होती है। इस बदले हुए परिदृश्य में विकास का भूगोल भी बदला है, इसलिए यह उत्तर औपनिवेशिक दौर है। आर्थिक संकट के 3 वर्षों ने पश्चिम को भारतीय प्रयोगों के प्रति सकारात्मक रूप अपनाने पर विवश किया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के बचे खुचे ढांचे ने भारत को इस वैश्विक मंदी से बहुत अधिक प्रभावित नहीं होने दिया था, लेकिन भारत सरकार सारी सार्वजनिक संपत्तियों के निजीकरण के नुस्खे पर सरपट दौड़ने को आमदा है। आर्थिक मंदी से लेकर पर्यावरण असंतुलन तक वर्तमान संकट के जितने रूप हैं, उनका मुख्य स्रोत यही उपभोक्तावादी जीवन पद्धति है। इस उपभोक्तावाद का सुचिंतित दर्शन दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका द्वारा प्रचारित किया गया, जिसका परिभाषित नाम बाजारवाद है। बाजार द्वारा प्रदत्त अवसर, बढ़ती हुई आर्थिक सांस्कृतिक विषमता, बारंबार मंडराता संकट और मालिकों की बदलती रणनीति, विभिन्न प्रक्रियाएं एक ही साथ सक्रिय रहती हैं। इसलिए भाषा के संदर्भ में भी बहुत सी परस्पर विरोधी घटनाएं दिखाई देती हैं। उन्हें वस्तुगत ढंग से समझकर ही किसी सामान्यीकरण तक पहुंचा जा सकता है। यह एक विचारणीय तथ्य है कि औपनिवेशिक विरासत का प्रभाव भाषा संस्कृति के स्तर पर भी जितना भारत के उच्च वर्ग पर रहा है, उतना जनसाधारण पर नहीं रहा। इसीलिए उच्च वर्गों के हित की पोषक सरकारें संसद से न्यायालय तक सभी जगह अंग्रेजी का प्रभुत्व बनाए रही हैं। उदारीकरण की शुरुआत के साथ मालिकों का हिंदी विरोधी रुख अधिक उभर आया। उदारवाद ने जो बाजारवादी व्यवस्था विकसित की, उसने उपभोक्ता की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बनाया। निजी स्कूलों के फैले हुए जाल के माध्यम से बड़े पैमाने पर अंग्रेजी शिक्षा के बावजूद निम्न मध्य वर्ग की जीवन शैली हिंदी से विच्छिन्न नहीं हुई। इसके बजाय मध्य वर्ग का एक बड़ा हिस्सा माल के उपभोग के अलावा एक के बाद एक घोटालों के बावजूद शेयर प्रॉपर्टी, बैंक जैसे क्षेत्रों में धन लगाने के लिए अत्यंत तत्परता से आगे आया। नतीजा यह हुआ कि उदारवाद के आरंभिक दिनों में जिन मालिकों ने दिनमान, सारिका, धर्मयुग जैसे लोकप्रिय मंच खत्म कर दिए थे, उन्हीं ने इकोनॉमिक टाइम्स जैसे पत्र हिंदी में शुरू किए। थोड़े दिन बाद बिजनेस स्टैंडर्ड भी हिंदी में प्रकाशित होने लगा। बाजारवाद के प्रारंभिक दिनों में यह समझ थी कि हम हिंदी को खत्म कर देंगे। स्टार चैनल का हिंदी विरोधी रुख, जीटीवी का हिंग्लिश चलाने का संकल्प इसी रणनीति की पुष्टि करता है। लेकिन यह सपना साकार नहीं हुआ, बल्कि वह खुद एक यूटोपिया साबित हुआ। इकोनॉमिक टाइम्स का विज्ञापन दिल्ली की सड़कों पर लगाया गया, हम बाजार को सरल करके बताते हैं, हम हिंदी हैं। दोनों अलग अलग वाक्य हैं, फिर भी उनमें अनिवार्य संबंध है। जो हिंदी कभी बहुत कठिन कही जाती थी, वह इतनी सरल हो गई कि बाजार को भी सरल करके बताने लगी। अगर चाहें तो आर्थिक और वित्तीय मामलों से भी ज़्यादा सरल तरीके से यह हिंदी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इतिहास, दर्शन, राजनीति,
कानून को भी बता सकती है। बस बाजारवादी शक्तियों को इसकी ज़रूरत महसूस हो जाए। बहरहाल बाजार ने आर्थिक मामलों में हिंदी को इसलिए सरल पाया कि उसमें हिंदी पाठक की कठिनाई दूर होती है और विशाल हिंदी भाषी समाज को बाजार से जोड़े बिना उसका संकट और ज़्यादा तथा और जल्दी सामने आता है। अंग्रेजी वर्चस्व से हम हिंदी हैं तक बदली हुई रणनीति से यह नहीं समझना चाहिए कि मालिकों का हृदय परिवर्तन हो गया है। हिंदी के बाजार की ताकत ने अंग्रेजी पत्रकारों को हिंदी में कार्यक्रम पेश करने के लिए उत्साहित किया। बड़े बड़े घरानों को हिंदी में पत्र प्रकाशन करने की ओर अभिमुख किया। हिंदी भाषी आम मध्य वर्ग का जैसे जैसे बाजार में प्रवेश बढ़ा, वैसे वैसे बाजार का हिंदी में प्रवेश बढ़ा। हिंदी के शुद्धतावादी और रूढ़िवादी अध्यापक भले बाजार से हिंदी को जोड़ना पापकर्म माना करें, लेकिन इसके बिना योग्य विद्यार्थी हिंदी में रुचि नहीं लेगा। हिंदी केवल साहित्य संस्कृति की भाषा बनी रहकर विकास नहीं कर सकती। उसे रोजगार और शिक्षा से, बल्कि रोजगारपरक शिक्षा से जोड़ना आवश्यक है। बाजार ने इसके अवसर सुलभ किए हैं, सदा शयता में नहीं, स्वार्थ में ही सही, लेकिन उन अवसरों को चूकना हानिकारक है। बाजार का अपना सिद्धांत है। वह प्रत्यक्ष जरूरत से प्रेरित नहीं होता, छिपी जरूरत को पहचान कर चलता है। विडंबना यह है कि मालिक की भाषा अंग्रेजी है, मजदूर की हिंदी, मैनेजमेंट की भाषा अंग्रेजी है, उपभोक्ता की हिंदी। वर्चस्व मालिक और उसकी भाषा का है। उपभोक्तावादी दौर में 45-50 करोड़ के हिंदी बाजार की उपेक्षा करना बाजारवाद के लिए संभव नहीं है। इसलिए विज्ञापन की भाषा हिंदी है। हिंदी के सृजनात्मक और प्रतिभाशाली विज्ञापन निर्माता बहुत ऊंचे दाम पाते हैं। यह हिंदी उपभोक्ता की ताकत है। सृजनात्मक विज्ञापन के लिए साहित्यिक व्यंजना जरूरी है। साहित्य भले नीरस हो, विज्ञापन नीरस नहीं हो सकता। इसी तरह व्यापार के खबर की भाषा भी मुहावरेदार होती है। दोनों चीज़ें साहित्य परंपरा के ज्ञान की अपेक्षा रखती हैं। बाजार के साथ साहित्य अध्ययन का विस्तार भी जुड़ा है, लेकिन बाजार की हिंदी साहित्य की हिंदी नहीं है। उसी तरह जैसे पत्रकारिता की हिंदी राजभाषा हिंदी नहीं है। यह हिंदियों की बहुलता का परिदृश्य है। कोई एक हिंदी आदर्श है, वही चलेगी, बाकी बाजार से बाहर हो जाएगी, यह भ्रम है। इतना अंतर्विरोधपूर्ण वैविध्य शायद ही किसी अन्य भारतीय भाषा के परिदृश्य में हो। भूमंडलीकरण ने विषमताएं बढ़ाई हैं। एक तरफ अपनी ताकत के कारण हिंदी भाषी क्षेत्र में, हिंदी क्षेत्र के बाहर हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर भारतवंशियों के बीच एक बहुत बड़े आर्थिक सांस्कृतिक बाजार के नाते हिंदी को आक्रमण का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ निम्न मध्यवर्गीय हिंदी भाषी भी अपने बच्चों को भूमंडलीय संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए अंग्रेजी शिक्षा देने के संघर्ष में लगा है। हिंदी में वही शिक्षण ले रहे हैं जिनकी पहली पीढ़ी ज्ञान के क्षेत्र में कदम रख रही है। वास्तव में इसी से हिंदी युवा के अंतर्द्वंद जुड़े हैं। उसे उच्च शिक्षा तक पहुंचने के लिए सामाजिक विषमता, सांस्कृतिक जड़ता और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अपनी उस पृष्ठभूमि से जुड़ा रहते हुए भी वह शिक्षा केंद्रों में मुक्त बाजार के अवसरों, संभावनाओं, सपनों से दो चार होता है। एक तरफ पृष्ठभूमि जनित उलझने, भय, संशय, दुविधा, हीन भावना, दूसरी तरफ नई दुनिया की चकाचौंध, आकर्षण, हौसले, बुलंदियां, ऐसे में संतुलन रखना कठिन होता जाता है। बुलंदियों की भाषा अंग्रेजी और मामूलीपन की भाषा हिंदी की दुविधा में
युवा अपने को संभावना और वंचना के बीच खाई में फंसा हुआ अनुभव करता है। इसके सामाजिक परिणाम नकारात्मक होते हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति हर चीज को बिकाऊ माल बना देती है। बाजारवाद के साथ हिंदी की संभावना और विडंबना दोनों सामने आए हैं। एक तरफ उपभोक्ता की ताकत है, दूसरी तरफ उत्पादक की वंचना। हिंदी की स्थिति और नियति अपने समाज का आईना है। एक तरफ हिंदी पत्रकारिता ने साहित्य की भाषा छोड़कर बाजार की भाषा अपना ली है, दूसरी तरफ विज्ञापनों के सबसे सफल प्रयोग साहित्यिक व्यंजना की तरफ जा रहे हैं। वर्तमान स्थिति का चिंतनीय पहलू यह है कि भूमंडलीकरण की दौड़ में इस औद्योगिक उपभोक्तावादी संस्कृति ने अपनी गिरफ्त में सारे संसार को ले लिया है और जो स्वतंत्र संस्कृतियां अब तक जीवित हैं, तेजी से इसके प्रभाव में इसके मूल्यों को कबूल कर रही हैं। जाहिर है कि स्वदेशी का कोई विकल्प नहीं है और इस चुनौती का कामयाबी से मुकाबला करने के लिए राष्ट्रवाद जरूरी है। इस प्राचीन राष्ट्र की परंपरा और उसके मूल्यों में रची बसी जीवन शैली और अर्थनीति अपनाकर ही आत्मनिर्भरता, समृद्धि और स्वाधीनता सुनिश्चित की जा सकती है। हिंदी को सबसे पहले भारत में पुष्ट होना होगा, तब बाहर की स्थिति अच्छी होगी। हिंदी भाषा के प्रश्न को जनहित में सुलझाना ही होगा। धन्यवाद।